मुंशी प्रेमचंद सिर्फ कलम के मजदूर या कलम के सिपाही ही नहीं थे, वे कलम के जादूगर भी थे। वे अपने समय और समाज के जागरूक प्रहरी थे। उनकी कलम ने अपने समाज की लगभग हर तरह की समस्या पर उंगली रखी और ऐसा यथार्थ चित्रण किया कि आज भी वह उस समय के भारतीय ग्रामीण एवं बाहरी जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है। दुनिया भर की भाषाओं में अनेक उपन्यास, कहानियों के अनुवाद हुए हैं। उन्होंने 18 उपन्यास और लगभग 300 कहानियाँ और सैकड़ों लेख लिखे। वे कलम से ही जीते थे। उन्होंने हंस पत्रिका की स्थापना की तथा पहली बार उनका उपन्यास सेवा सदन सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वे प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक रहे। गोदान, कर्णभूमि, रंगभूमि, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, हीरा मोती, ठाकुर का कुआं आदि अनेक कथा कृतियाँ विश्व साहित्य में उच्च कोटि का स्थान रखती हैं। आज के समय में प्रेमचंद की कथाओं को पढ़ना एक बार फिर अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को खोजना ही है। प्रेमचंद साम्राज्यवादी, सामंतवादी जीवन स्थितियों और मूल्यों के विपक्ष में सेलूकर प्रगतिशील की मशाल जलाने वाले रचनाकार थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें अतीत को बता, वर्तमान को सुलझा और भविष्य का संकेत देती है। आज प्रेमचंद की कलम वक्त की ज़रूरत है। उनकी सरल, सुबोध, चुटीली, व्यंग्यात्मक, मामरिक भाषा सीधे दिल में उतर जाती है तथा ऐसे व्यक्तित्वपूर्ण व्यक्ति प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हो जाती है। नमस्कार, शुभ सृजन युवा नेटवर्क चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं राधा ठाकुर आज आप सभी को प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास सेवा सदन में उठे समस्याओं और नारी मनोवैज्ञानिक विचारों से अवगत कराऊंगी। सेवा सदन प्रेमचंद का बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उनका ये सेवा सदन उपन्यास भी पहले उर्दू में आया था, बाज़ारे हुस्न के नाम से। इसके बाद उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किया 1918 में सेवा सदन के नाम से। प्रेमचंद इस उपन्यास में समाज की समस्याओं को यथार्थ ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सेवा सदन में प्रेमचंद जी ने नारी के अनेक समस्याओं को उठाया है, अर्थात नारी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद इस उपन्यास में दहेज की समस्या को मुख्य रूप से हमारे समक्ष रखते हैं और उससे उत्पन्न नारी के जीवन की समस्याओं को भी यथार्थ ढंग से प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद नारी संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं कि ऐसा लगता है मानो उन्होंने स्त्री के मन को पढ़ लिया। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास में सुमन, जानवी, सुभद्रा, शांता, गंगाजली, भोली भामा आदि स्त्री पात्रों की मनोदशा, मनोव्यथा, मनोभावना को इतनी बारीकी से पकड़ा है, ऐसा लगता है मानो प्रेमचंद ने नारी के मन को तोड़ लिया। सेवा सदन की स्त्री पात्रों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम सुमन। सुमन सेवा सदन की सबसे मुख्य तथा केंद्रीय पात्र है, जिनके इर्द गिर्द ही ये पूरा उपन्यास घूमता है। सुमन बहुत ही आकांक्षी और इच्छाओं से परिपूर्ण है। अपने पिता के घर में वह ठाट बाट से रहती। कृष्णचंद्र उसके पिता अपनी दोनों बेटी को इन सभी इच्छाओं को पूरी करते। सुमन को जो भी चीज़ पसंद आती वह उसे ले ले। इसके पीछे छिपा नारी मनोवैज्ञानिकता ही है। और जब उनके पिता कृष्णचंद्र रिश्वत के इल्जाम में जेल चले जाते हैं तो उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। यही तो है नारी की मनोदशा, मन के भाव हमेशा बदलते रहते हैं। कृष्णचंद्र रिश्वत के आरोप में जेल तो चले ही गए थे और इसके बाद वो
अपने मामा के घर पे रहने लगी। उसके मामा उसकी शादी कोई 2 हाजू लड़के से करवा देते हैं और सुमन सुंदर रहती है, लेकिन उसकी शादी के बाद इसकी इज्जत करना तो दूर, उसके आत्मसम्मान को भी पग पग में ठुकराया जाता है। सुमन का पति गजहादर पुरानी रीति के अनुसार घर से निकालने की धमकी देता है, कहता है चली जा मेरे घर से। सुमन ठहरी स्वाभिमानी। यहाँ सुमन का आधुनिकता का स्वर उसके मुंह से मुखरित होता है। वो कहती है, सुमन न पैर पड़ती और न गिड़गिड़ाती। वो अपने स्वर में भारत का नवजागृत नारीत्व उत्तर देती है और कहती है, हाँ यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते, मेरे सिर पे पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजदूरी करूंगी वहीं पेट पालूंगी। यहाँ सुमन के मुख से आधुनिक नारी का स्वर तो फूटा ही है। सुमन 20 दिन में ही 1 मास की धनराशि खर्च कर देती, परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि गृहिणी बनने का तो कोई गुण ही नहीं। उसकी इंद्रियों को तो आनंद भोग की इच्छा है, क्योंकि बचपन से उसकी इंद्रियां आनंद भोगती ही आई है। अब गजाधर और सुमन के रिश्ते के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसमें दोनों के मन के एक दूसरे को लेकर खटक बनी रहती है, विचार जो अलग है। सुमन ठहरी बालकाल से ही आराम चीजों की शौकीन, चंचल है। गजाधर ठहरा अनुभव से भरा व्यक्ति, उसकी उम्र सुमन से 2 गुनी है। जो विवाह किया है वह निपुण है गृहस्थ जीवन में। धन की लालसा तीव्र है, उसे गजाधर के पास संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। बस कुछ ऐसे ही द्वंद्वों में उसकी जिंदगी बीतती है। कभी कुछ और सोचती, कभी किया है वह निपुण है गृहस्थ जीवन में। धन की लालसा तीव्र है, उसे गजाधर के पास संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। बस कुछ ऐसे ही द्वंद्वों में उसकी जिंदगी बीतती है। कभी कुछ और सोचती, कभी कुछ और सोचती, कभी कुछ सही लगता, कभी कुछ गलत लगता। बस लेकिन समाज में उसकी उतनी इज्जत नहीं होती है जितनी इज्जत पैसे या धन से परिपूर्ण स्त्री की हो रही है, वो चाहे गलत हो या सही। इसी द्वंद में उसका जीवन चलते रहता है और चलते ही रहता है। वो घर से निकाली भी जाती है, बहुत जगह भटकती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। ऐसा करते करते वो एक वैश्या के घर में भी चली जाती है। आखिर वैश्याएं भी तो स्त्री है, लेकिन उसकी कोई समाज में इज्जत नहीं है। समाज उन्हें है दृष्टि से तो देखता है, जिसके कारण सुमन को बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण उसकी छोटी बहन शांता का रिश्ता भी टूट जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि इसकी बड़ी बहन सुमन किसी वैश्या के घर पे है, और फिर शांता को थोड़ा सा दुख जरूर होता है। दुख होता है, वो हमेशा चाहती है कि मेरी शादी कैसे भी करके हो जाए, मैं अपने पति के घर चली जाऊं, सुख से जीऊं। लेकिन इसी इच्छाएं जब टूट जाती है तो वो रह नहीं पाती। फिर बाद में जब वो सुमन से मिलती है तो दोनों अपनी अपनी मनोव्यथा पर बहुत रोती। दोनों ने एक दूसरे को बखूबी संभाला भी है,
कहते हैं स्त्री ही स्त्री की दशा मनोदशा समझ सकती है। बस इन्हीं कुछ बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद।